नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भोपाल में आज 30 नए मामले सामने आए तो नीमच में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं धार में 7 और बुरहानपुर में 5 नए मरीज मिले हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो शहर शहर कोरोना का कहर है और एक तरफ इंदौर, भोपाल और उज्जैन का सबसे बुरा हाल है, वहीं बाकी रेड जोन जिलों के हालात भी चिंताजनक बने हुए हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इन्हीं रेड जोन जिलों की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार बढ़ रहे मामलों के पीछे आखिर क्या कारण है। साथ ही लॉकडाउन में लोगों को जरूरत का सामान क्या मिल पा रहा है या नहीं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे भोपाल और इंदौर के साथ ही आपको ले चलेंगे ग्वालियर, जबलपुर के संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे ग्राउंड रिपोर्ट। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी। हमारे खास प्रोग्राम में त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे, पिछले 4-5-6 दिन से लगातार हालत बिगड़ती जा रही है और बहुत चिंताजनक। पहले यह था कि धीरे धीरे ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और लोग कम मरीज मिलेंगे और जो डिस्चार्ज होने वाले हैं उनकी संख्या अच्छी खासी बढ़ जाएगी। लेकिन डिस्चार्ज होने वालों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन पॉजिटिव पाए जाने वाली संख्या उससे ज्यादा बढ़ गई। तो अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर इस दौरान जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे खरगोन में आज जो मिले हैं 8 पॉजिटिव, उसमें 7 मजदूर हैं और 1 नाई है, पुलिस विभाग से जुड़ा नाई। तो वो निश्चित ही वहाँ के जो अधिकारी हैं उन सब के उसने बाल काटे होंगे इस दौरान, दाढ़ी बनाई होगी, वो सब के सब मुझे अगर वो पॉजिटिव पाया गया है तो उन पर कहीं न कहीं लक्षण आएंगे। ये खतरनाक लॉकडाउन बस से काम नहीं चलता है, बहुत सारी और भी बातें होती हैं। लेकिन जो मजदूर आ रहे हैं ये अगर शुरू में कर लिया जाता 3-4 दिन में, उसके बाद लॉकडाउन करते तो पूरी तरह से लॉकडाउन सफल हो जाता है। अब उसी कारण आज ट्रेन चलाई जा रही, लोग अपने अपने यहाँ चले जाते। अब जो उस ट्रेन में कई लोग ऐसे संक्रमित होंगे, ये आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान है कितना खुद के मन से स्वस्फूर्त से कितने लोग इस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमने पता किया, उसमें जो राजधानी चल रही है उसमें किराया भी आम आदमी कैसे दे पाएगा, मजदूर कैसे दे पाएगा। एसी है, AC 3 का भी राजधानी में किराया 1,500 से 2,000 होगा। ये भी सरकार को मुझे लगता है कि ये पूरा तरह से जो उनको जाना है इस समय इस महामारी में कौन घूमने जाएगा। निश्चित तौर पर जरूरतमंद ही अपने घर जाएगा या जरूरत के अनुसार उनका बेटा होगा, बेटी होगी, वो घर ही जाएंगे। तो ऐसे समय मुझे लगता है कि मुफ्त करना चाहिए इनको कुछ समय के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं निर्मल सिंह बैस और इंदौर से हैं दीपिका अग्रवाल। पहले भोपाल निर्मल से ही जान लेते हैं, फिर दीपिका के पास चलते हैं। निर्मल, पहले दीपिका से जान लेता हूँ कि क्या स्थिति, फिर आपके पास आते हैं। दीपिका, इंदौर के सबसे बुरे हाल है, आज की क्या खबर है? कुछ सुखद खबर है कि वही खबर है उसी तरह है? जी सर, जिस तरह से इंदौर में लगातार हाल जो है वो बेहाल होते जा रहे हैं। भले ही इंदौर में ठीक होकर घर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, लेकिन नए पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में हाल ही में 77 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद शहर के लिए चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इन 77 नए मरीजों के साथ शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा जो है वो 1935 पर पहुंच गया है, जो कि 2000 के आंकड़े से महज 65 की दूरी पर है। जो शहरवासियों के लिए चिंता लगातार बढ़ाता जा रहा है। जिस तरह से शहर में कहा जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े जो हैं वो थामने के लिए प्रशासन कवायद कर रहा है, लेकिन प्रशासन की कवायद जमीनी स्तर पर जो है वो नाकाम साबित हो रही है, या फिर क्यों कहें कि कहीं ना कहीं इसमें पलीदा जरूर लग रहा है। और शायद यही वजह है कि शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जी सर। जी दीपिका, शासन प्रशासन प्रयास कर रहा है लॉकडाउन के सब, लेकिन ये सामाजिक बुराई है। जो सरकार ने आदेश दिया है, बोला है, बार बार प्रशासनिक अधिकारी आपको अनाउंस कर रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, इससे संक्रमित कौन हो रहा? आप और आपके परिवार वाले। निश्चित तौर पर दीपिका, शासन प्रशासन तो परेशान पूरी तरह से अपना कोशिश कर रहा है, लेकिन धरातल पे जो नजर नहीं आ रहा, धरातल पे हर घर के सामने, हर मोहल्ले में पुलिस दल तो बिठाया नहीं जा सकता है दीपिका।
ऐसी स्थिति में लोग निकल करके लॉकडाउन तोड़ते हैं, फिर अगर संक्रमित होता है, जुड़ते हैं, तो ये जो भी प्रशासन कर रहा है वो अपनी तरफ से नहीं, अगर नहीं कर रहा होता तो ये मामला और बढ़ जाता। दीपिका, ये बताएं कि आज कितने डिस्चार्ज हुए हैं और सैंपल कितने लिए जा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि 77 लोग फिर से पॉजिटिव पाए गए, कितने सैंपल में 77 पॉजिटिव पाए गए, और क्या ये क्वारंटाइन थे या आइसोलेशन में थे या सामान्य पब्लिक थी जिनके टेस्ट लिए गए मोहल्ले से आकर के? जी देखिए, इंदौर में जिस तरह से इंदौर में 77 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश जो है वो नए क्षेत्रों में थे। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली यही है कि अभी तक जहां क्वारंटाइन सेंटर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे थे, वहीं अब शहर के नए इलाके में जो है वो कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र बनते जा रहे हैं, हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। शहर के यदि मध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बाणगंगा किला मैदान, इसके साथ मल्हारगंज और अन्य जो क्षेत्र हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसी के अलावा नेहरू नगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीते 3 दिनों में ही लगभग 25 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव नए मरीज सामने आए हैं, जिनके बाद यहाँ पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो 50 से ज्यादा हो गई है। तो शहर में कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि जिस तरह से पहले सिर्फ कोरोना जो क्वारंटाइन सेंटर से मरीज सामने आ रहे थे, अब शहर के नए नए क्षेत्रों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरह से रही बात इंदौर में 77 नए पॉजिटिव मरीज सामने आने की, तो यहाँ पर सबसे सुखद बात यह है कि जिस तरह से प्रशासन ने कवायद की है और लगातार शहर में जो संख्या को सामने लाने की जो बात है, उसी कड़ी में जो है वो लगातार टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई गई है। पिछले 3 दिनों से शहर में लगभग 1100 सैंपल्स की जांच जो है वो रोजाना की जा रही है, और कल भी जो है वो 1105 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसमें से 1028 जो मरीज हैं वो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई थी, और मात्र जो है वो 77 मरीज जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ जो है वो शहर में 1935 पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन अपनी तरफ से कवायद लगातार कर रहा है, लेकिन लोगों की जागरूकता का अभाव जो है वो शहर में जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो प्रशासन की कवायद को, यहाँ के रहवासी जो है वो पलीजा नजर लगाते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, बेवजह जो है सड़कों पर बाहर ना निकलिए, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर घूमते लोग आसानी से देखे जा सकते हैं। लगातार प्रशासन ये कहता जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को जागरूकता दिखाने की जरूरत है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों की बेपरवाही। दीपिका, ये आपने डिस्चार्ज कितने हुए बताए? फिर दीपक आपका कोई सवाल? बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ नए इलाकों से लोग मिल रहे हैं, तो आखिर हॉट स्पॉट है लॉकडाउन, ये न ही क्वारंटाइन थे न ही सेल्फ होम आइसोलेशन में थे, नए हॉट स्पॉट जोन क्यों बन रहे हैं वहां पर आखिर? जी देखिए, इंदौर में यदि बात की जाए तो नेहरू नगर जो है वो हॉट स्पॉट नया बन चुका है। इसी के साथ मल्हारगंज क्षेत्र जो है वहाँ पर भी नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। किला मैदान क्षेत्र की बात की जाए या बाणगंगा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो है वो नए मरीज सामने आते जा रहे हैं। यदि डिस्चार्ज मरीजों की बात की जाए तो कल जो है वो अस्पताल से ठीक होकर घर पहुँचने वाले मरीजों की संख्या 7 थी, और इसी के साथ अब तक 891 मरीज कोरोना पॉजिटिव, जिनकी रिपोर्ट पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और बाद में 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ऐसे 891 मरीज अब तक जो है वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ जो मरीज क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, ऐसे भी 1901 मरीज अब तक अपने घर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि इंदौर में जो इलाज किया जा रहा है उससे घर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से नए नए क्षेत्रों में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं वो प्रशासन के लिए बेहद चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ एक बात जो है वो गौर करने वाली ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग अब तक ये पता नहीं लगा पाया है कि नेहरू नगर हो या फिर बाणगंगा क्षेत्र हो या फिर मल्हारगंज क्षेत्र हो, यहाँ पर जो नए मरीज सामने आ रहे हैं आखिर उनके पॉजिटिव होने के पीछे वजह क्या है। सबसे बड़ी खामी जो है वो यहाँ पर यही नजर आ रही है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग अब तक कोरोना की इस चेन को तोड़ने में या फिर कहा जाए कि इस चेन तक आखिरी सिरे तक पहुँचने में जो है वो नाकाम साबित हो रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपिका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिपाठी जी, एक सवाल है मन में कि जिस तरीके से लॉकडाउन है और लॉकडाउन की अवधि ऐसे बढ़ाई भी जाती है, रोजमर्रा की जिंदगी आज नहीं कल इंसान शुरू करेगा और घर से बाहर निकलेगा, तो क्या डर के बैठे रहेगा या उसे यही कहा जाएगा कि घर में बैठे रहो? ये जब तक खुद समाज खुद नहीं सुधरेगा
तब तक ये डर बना रहेगा। सरकार, जैसे दीपिका भी बोल रही थी कि सरकार की लापरवाही से, सरकार की लापरवाही क्या हो सकती है? खुद पुलिस वाले संक्रमित हो रहे हैं, खुद स्वास्थ्य कर्मी के संक्रमित हो रहे हैं, खुद अधिकारी संक्रमित हो रहे हैं। ये तो ऐसी चीज है, खुद आपको सेल्फ मोटिव होना पड़ेगा और उसके बाद ही ये कुछ हो जाएगा। जैसे बोल रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है संख्या अमेरिका में भी बढ़ रही है, बहुत डेवलप कंट्री है। बिल्कुल, इटली हेल्थ के मामले में सबसे डेवलपमेंट कंट्री है। मौत का आंकड़ा वहाँ के चाइना जाओ, और दोनों का कंपटीशन चल रहा था, खैर चाइना बहुत पीछे रह गया, बहुत आगे निकल गया। तो ये महामारी है एक तरह से। शासन प्रशासन सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, जिसमें खासकर मजदूरों को जो बेचारे पैदल आ रहे हैं उनकी जगह प्रशासन पूरी तरह से फेल है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। पैदल आ रहे हैं, किस तरह पहुंच रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा, पैदल आ करके या किसी तरह वाहन से आकर के एक राज्य दूसरे राज्य में एंट्री नहीं होने दे रहा। तो राज्यों का आपस में जो स्टेट है उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो कोऑर्डिनेशन होता तो भाई आप उनको जाने दो घर, वो वहां पड़े पत्थरबाजी कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तब आप उनको जाने दे रहे हो। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। निर्मल कुछ नई ताजी। देखिए, बिल्कुल पहले भोपाल की बात करते हैं और फिर प्रदेश की बात करेंगे। आज भोपाल में 30 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं और कल ये आंकड़ा 743 था, यानी कि 743 था। अब जो भोपाल के पॉजिटिव मरीज हैं वो 773 यानी कि 773 हो गए हैं। और अब तक डिस्चार्ज मरीजों की बात करें भोपाल से तो 454 यानी कि 454 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक बार फिर से बता दें, भोपाल में कितने मरीज हैं और कितने डिस्चार्ज हो गए? जी बिल्कुल, देखिए 773 मरीज भोपाल में पॉजिटिव पाए गए हैं और 454 मरीज जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये रेशो जो है वो थोड़ा बहुत संतुष्टि दे रहा है। लेकिन जहांगीराबाद पूरे प्रदेश का हॉटस्पॉट बना हुआ ये कहा जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ मरीज निकल रहे हैं, पॉजिटिव मरीज, आज भी जो 30 मरीज निकले हैं उसमें से 10 मरीज जहांगीराबाद की थे और इसमें एक पुलिसकर्मी का बेटा भी शामिल है। इसके अलावा मंगलवारा इलाका जो है वो भी हॉटस्पॉट हो रहा है, वहां एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पॉजिटिव पाई गई है और जहांगीराबाद अकेले इलाके में 177 जो है मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। और अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए अब तो 3699 पॉजिटिव मरीज अब तक पूरे प्रदेश में सामने आए, जिसमें 215 की मौत हो चुकी है और 1676 ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि प्रदेश में 896 संक्रमित क्षेत्र थे, वो घटकर 613 हो गए हैं, यानी कि 283 जो है संक्रमण के जो क्षेत्र हैं वो खत्म हो गए हैं। साथ ही एक और अच्छी बात जो है 3 जिलों के लिए है, बैतूल, श्योपुर और अलीराजपुर। ये जो 3 जिले हैं ये ऑरेंज जोन में थे, ये ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो गए हैं। पिछले 21 दिनों में यहाँ पर एक भी मरीज नहीं मिला है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जुड़ गए हैं, एक बार फिर आते हैं निर्मल आपके पास। विनोद जी जुड़ गए हैं ग्वालियर से। विनोद जी, जो शुक्रवार को 5 मरीज मिले थे, एक 14वीं बटालियन का अफसर था और एक डॉक्टर था और 3 लोग बाहर से आए थे, उनके अलावा अब तक कोई और मरीज सामने निकल कर आए? बिल्कुल, शनिवार को भी 5 मरीज निकलकर सामने आए थे और उसके बाद रविवार यानी कल भी 4 मरीज निकलकर सामने आए थे। और इनका जो ट्रेवल हिस्ट्री है, जितने भी जो निकल रहे हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है। अभी सबसे राहत वाली बात यह है कि कोई लोकल का व्यक्ति किसी तरह से संक्रमित सामने नहीं आ रहा है। पिछले 15 दिनों से जो भी सामने आ रहे हैं वो केवल बाहर से आने वाले व्यक्ति ही सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने पहले से ये व्यवस्था कर रखी है कि जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसको तत्काल क्वारंटीन किया जा रहा है, उसका सैंपल लिया जा रहा है, उसके बाद उसकी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसको क्वारंटीन रखा जाता है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो तत्काल उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जहां उसका उपचार चलता है, और जिन लोगों की निगेटिव आती है उनको घर भेज दिया जाता है। लेकिन फिर भी उनसे कहा जाता है कि 14 दिन के लिए वो क्वारंटीन रहे। अभी तक जो ग्वालियर में मरीजों की संख्या है 31 हो चुकी है, जिसमें से 23 मरीज ऐसे हैं जो अभी एक्टिव है, बाकी के जो मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घर के लिए जा चुके हैं। और सबसे राहत भरी बात यह है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में अभी तक कोई कोरोना से किसी भी व्यक्ति का अभी तक मौत नहीं हुई है। ये अपने आप में राहत भरी है। लोग रिकवरी ज्यादा कर रहे हैं, जैसे ही उनको भर्ती किया जाता है कुछ दिनों बाद उनकी रिकवरी होने लगती है। और अभी जो पिछले दिनों में जो भर्ती मरीज किए गए हैं वो भी रिकवरी उनकी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है उनकी हालत में काफी सुधार है। कल नए 4 मरीज आए थे, वो उनको भर्ती किया गया है। इसके अलावा तकरीबन 8000 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जिसमें से 7000 लोग
क्वारंटीन अवधि पूरी हो गई है वो घर जा चुके हैं। 3,88,000 लोगों की थर्मल स्कैनिंग की गई है। सबसे इसमें एक और प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते कहा है कि जिस इलाके में मुनादी करा दी गई है, अगर कोई को व्यक्ति को लगता है कि उनके यहाँ किसी तरह का कोई नया व्यक्ति आ रहा है तो लोग खुद अपने स्तर पर उनको घर के बाहर रखते हैं जब तक टीम नहीं पहुंच जाती है। तो ये अच्छी जागरूकता निकल के सामने आ रही है जिससे लोग एक हद तक बचे हुए हैं। तो चूंकि जो सामाजिक जिस तरह से संक्रमण निकल रहा था अभी तक वो नहीं है, अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो ज्यादा संक्रमित होकर आ रहे हैं, तो उनको लेकर प्रशासन ने व्यवस्था की है। और अभी लगातार महाराष्ट्र से, नागपुर से और चेन्नई से जो ट्रेनें आई हैं उनके भी जो आसपास की जो लेबर हैं, चाहे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सीवरी, दतिया, तमाम जिलों के जो श्रमिक आए हैं उनको भी थर्मल स्कैनिंग की जाती है। उसके बाद उनके घर भेजा जा रहा है और अभी तक जो उनको जहां मौके पर पहुंच जाते हैं, जो अपने मुकाम पर पहुंचते हैं, वहां उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। तो प्रशासन का कहना है इनको रोक नहीं सकते जो मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जांच होती है, जांच में होने के बाद जो मामले सामने आते हैं वो स्पष्ट सामने है सबके। मेन कारण, मुख्य वजह केवल एक ही है कि जो बाहर से जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है केवल वही इससे संक्रमित सामने आ रहे हैं। ग्वालियर के जो लोकल अभी तक इसमें पिछले 15-20 दिनों से नहीं आए हैं। जी जाहिर है कि ट्रेनें चलेंगी तो ग्वालियर में भी रुकेंगे, तो क्या इससे परेशानी बढ़ सकती है क्या? और साथ में ये कि कुल सैंपल वहां रोज लिए जा रहे हैं, कितने सैंपल लिए जा रहे हैं? देखिए, ग्वालियर में जो ट्रेनें आ रही हैं उससे निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जो भी यहाँ पर यात्री उतरते हैं तो उन यात्रियों की यहाँ पर चूंकि आवाजाही तो रहती है, बाहर स्टेशन से निकल कर आते हैं, उसमें कुछ पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, तमाम लोग रहते हैं। जो बस ड्राइवर है वो भी साथ में रहते हैं, जो साह चालक होते हैं वो भी साथ में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर हालांकि पूरी तरीके से उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, पीपीई किट दी जाती है, उनको सैनिटाइजर दिया जाता है, बस सैनिटाइजर की जाती है, लेकिन उससे संभावना खतरे की बनी रहती है, क्योंकि अगर उसमें कोई संक्रमित व्यक्ति बैठा हो तो वो संक्रमण फैल सकता है। और जिस तरह से ट्रेन में लोग आ रहे हैं उसके बाद उनको बसों में जिस तरह से बैठाला जा रहा है, बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। कुछ बसों में हमें देखने को मिला कि उसमें लोगों की ज्यादा जो संख्या है वो देखने को मिलती है। ऐसे में अगर कोई उसमें संक्रमित हुआ तो जो लोग हैं उनको वो संक्रमित कर सकता है और इसकी जानकारी उसको 15 दिन बाद पता चलेगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। साथ ही जिस तरह से अभी आपने पूछा कि जो कितने टेस्ट रोज लग रहे हैं, तकरीबन 500 से 600 प्रतिदिन यहाँ पर टेस्ट लगते हैं। DRDO, GR मेडिकल कॉलेज दोनों में ही ये टेस्ट लगाए जाते हैं और जिसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो सामने आती है। लेकिन 500-600 टेस्टों में से अभी जो पिछले 3-4 दिनों से देखने को मिल रहा है कि 5 या 4 जो मरीज है वो पॉजिटिव निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन लोग इस बात से भी डरे हुए हैं कि बाहर से जो ट्रेनें आ रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रांत से आ रहे हो, श्रमिक जो ट्रेनें हैं वो आ रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है। इसके अलावा जो लोग गोपनीय तरीके से पैदल, साइकिल से या जैसे तैसे ट्रकों में छुपकर, वाहनों में छुपकर शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि पूरे शहर को सील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो प्रमुख मार्ग है उनके पर ही पुलिस सील हो सकती है। बाकी के ये चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, आसपास से लोग रात के समय गोपनीय तरीके से अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ये लोग अगर प्रवेश कर गए और किसी को पता नहीं चल पाया तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण फैलाने के लिए एक बहुत बड़े कह सकते हैं परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन फिर भी अभी ईश्वर की ये कम से कम मेहरबानी है कि अभी तक कोई लोकल के जो रहवासी हैं उनको जो सामाजिक संक्रमण नहीं फैल रहा। जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विनोद जी। निर्मल है वो साथ है। निर्मल, और कुछ नई जानकारी निश्चित प्रदेश की आपने काफी कुछ जानकारी दे दी है, कितने क्या मिले जहांगीराबाद क्षेत्र से? क्या ये सिलसिला शुरू हो गया है कि जहांगीराबाद क्षेत्र से लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं? क्वारंटाइन नहीं कर रहे, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या लोकल लोग वहां से तैयार हो रहे हैं क्या कि दूसरी जगह शिफ्ट कर जाए? देखिए, बिल्कुल अब चूंकि ये लाजमी हो गया है, मजबूरी हो गई है, जहांगीराबाद जिस तरीके से हॉट स्पॉट है और चूंकि वहाँ के छोटे छोटे घरों में इतनी जगह ही नहीं है कि लोग वहाँ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर सके, यूज कर सके, इसीलिए ये जरूरी हो गया है और वहाँ के लोग भी जो है सहयोग कर रहे हैं। करीब 2000 लोगों की शिफ्टिंग की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज प्रदेश के नए गृह मंत्री ने प्रदेश की जनता को एक नई सौगात दी है और ये सौगात है FIR आपके द्वार।
इसके तहत जो है पुलिसकर्मी यानी कि FRV वाहन जो है, फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल जो है, वो पीड़ित के घर जाएगा और घर पे ही FIR दर्ज की जाएगी। ये बात अलग है कि इसमें संगीन अपराधों को छोड़ दिया जाएगा। और ये सुविधा संगीन अपराध कौन से? जी, संगीन अपराध कौन से? संगीन अपराध में जैसे हत्या, लूट और दुष्कर्म के जो मामले होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो अन्य मामले हैं, मसलन जैसे आज पहली FIR भोपाल की अगर बात करें तो जवाहर चौक में रहने वाले सुनील चतुर्वेदी ने कार चोरी की इसमें दर्ज कराई है। और 10 जोन मुख्यालय में ये सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई है। 10 मुख्यालय के साथ जो है दतिया को जरूर इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि वो खुद गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा का क्षेत्र आता है। ये जो 10 संभाग हैं, संभागीय मुख्यालय है, वो मैं बताना चाहूंगा जहाँ यह सुविधा दी है। भोपाल तो है ही, साथ में चंबल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन, यहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लागू किया गया और 31 अगस्त तक इस योजना को लागू किया जाएगा। उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, फिर इसको आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है तो पूरे प्रदेश में किस तरीके से इसका विस्तार किया जाना है उस पर विचार किया जाएगा। जी चलिए, अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद दुबे हमारे साथ जबलपुर से। अरविंद जी, जबलपुर में क्या हाल है, क्योंकि वहां पे भी 123 के तकरीबन संख्या पहुंच गई है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? सैंपलिंग का क्या स्टेटस है? क्या कुछ जानकारी आपके पास? सीधे और सपाट शब्दों में तो बहुत बुरे हाल है। लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। यहाँ पर दहशत का माहौल है। 133 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, 6 मौतें हो चुकी हैं, 45 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। लेकिन स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ रही हैं कि उसको संभालना अब जिला प्रशासन के बस की बात नहीं रह गई है। कंटेनमेंट एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज हैं, संक्रमित मरीज हैं या संदिग्ध मरीज हैं गोहलपुर, चांदनी चौक, हनुमानताल। ये 3 इलाके ऐसे हैं, एक और सर्वोदय नगर, 4 इलाके ऐसे हैं जहाँ से लोग हर रोज एक नया मरीज या एक से ज्यादा मरीज संक्रमित निकल रहे हैं। वहाँ पर लोगों के साथ समस्या ये है कि वो लोग घरों से बाहर निकलना नहीं रुक पा रहे, घरों के अंदर नहीं रुक पा रहे हैं। जैसे ही शाम ढलती है दूरी रहती है, लेकिन अंदर की जो गलियां हैं वो गुलजार हो जाती हैं। लोग आपस में जबरदस्त तरीके से मिलते हैं, जुलते हैं, उनका अपना सबका खाना पीना होता है, संक्रमण फैलता है। उसके बाद जब सर्वे टीम पहुंचती है तो पता लगा कि फलाना व्यक्ति संक्रमित है, उसके साथ 4 लोग और संक्रमित हो गए हैं। और जो आंकड़ा है वो लगातार। अरविंद, थोड़ी आपकी आवाज धीमे आ रही है सर। अब आपको आवाज ठीक मिली मेरी? हाँ, अब बोलिए। आवाज धीमे आ रही थी थोड़ी आपकी। जी, अब बताएं। जो संक्रमित जो कंटेनमेंट जोन है, 4 बड़े कंटेनमेंट जोन है जबलपुर में। सबसे पहला गोहलपुर, चांदनी चौक, हनुमानताल, सर्वोदय नगर। यहीं से सबसे ज्यादा मरीज बाहर निकल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं, खुल मिल रहे हैं। लोग जिला प्रशासन की बात को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि हर रोज यहाँ से 2 से 4 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। कल तो सबसे ज्यादा हद थी, रविवार का जब दिन था तब 12 संक्रमित मरीज एक साथ मिले थे और 2 ऐसे मृतकों की रिपोर्ट आई थी जिनकी जान जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनकी रिपोर्ट आई थी और पता लगा था कि वे कोरोना संक्रमित हैं। तो इस तरह की बड़ी समस्या इस पर जबलपुर जूझ रहा है। और यहाँ पर जिला प्रशासन का जो फर्स्ट प्लान है वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रयास बहुत जबरदस्त है, लेकिन लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन का ये जो प्लान है वो पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है और संक्रमण शहर के हर कोने से निकलकर सामने दिखाई दे रहा है। सर अरविंद, एक बार फिर से बताएं, कितने ठीक हो गए हैं, कितनों की मौत हुई है और कितने पॉजिटिव पाए गए? 20 मार्च को सबसे पहले यहाँ पर 4 संक्रमित मरीज पाए गए थे। 20 मार्च से अभी तक 133 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। उनमें से 6 की मौत हो चुकी है, 43 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, बाकी सब इलाजरत हैं। 13,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटाइन हैं, 850 से ज्यादा लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, मतलब कि अलग अलग अस्पतालों में ऐसी जगहों पर जहाँ पर वे सुरक्षित रह सके वहां पर उन्हें सुरक्षित रखा गया है। तो इस तरह का ये आंकड़ा जबलपुर का है, लेकिन आंकड़ा हर 2 घंटे 3 घंटे में बढ़ जाता है संक्रमित मरीजों का। तो हालात बहुत खराब है जबलपुर के, बहुत अच्छे नहीं है। जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बाद लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। सड़कों पर आवाजाही है, घुलने मिलने में कोई ऐतराज नहीं है, कामकाज सामान्य करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं।
बिल्कुल अरविंद, जिस तरीके से वहां पर आपने बताया कि मरने के बाद ही रिपोर्ट आती है, ये पहला मामला नहीं, यहाँ इस प्रकार के कई मामले आए हैं। यहाँ तक कि एक जो महिला थी शायद उसका पूरा परिवार ही इस तरीके से संक्रमित हो गया था। तो ये आखिर अब भी यही आलम चल रहा है कि रिपोर्ट आने तक जो शव है वो परिजनों को दे दिया जाता है? उसमें अभी एक बार जो पहली बार जो गलती हुई थी शाहिदा बेगम की मौत के बाद, और उसके बाद लगभग 30 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे। उस वक्त WHO की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था और सब परिजनों को दे दिया गया था। उस गलती के बाद से जिला प्रशासन ने कोई गलती नहीं की है। अब जो भी संदिग्ध मरीजों की मौत होती है तो उनके शवों को परिजनों को नहीं दिया जा रहा है। जो यहाँ पर टीम का गठन कर दिया गया है जो कि शवों का अंतिम संस्कार उनके जो भी उनके धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार करते हैं। तो अब शव उस समिति को दिया जाता है, PPE किट पहनकर वो 5 लोग लेकर जाते हैं और उसका शव का अंतिम संस्कार उनके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार करते हैं। एक सिलसिला और थमा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नई लैब की स्थापना हो गई है और वहां पर अब जो जबलपुर जिले के जितने भी सैंपल है वहां पर तुरंत उनकी जांच होती है। 2 से ढाई घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाते हैं। इस वजह से काफी कुछ राहत हो रही है। 150 से ज्यादा सैंपल अभी एक बार में भी सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी लैब जो ICMR की लैब है वहां पर 96 टेस्ट एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो 2 लैब इस वक्त काम कर रही हैं जबलपुर में रविवार के बाद से। तो काफी कुछ चिकित्सकों को मदद मिल रही है। कैंसर की रिपोर्ट तुरंत मिल जाती है, इसलिए अब काफी अच्छा हो गया है चिकित्सकों के लिए। थोड़ा सा आसानी हो रही है उन्हें उन मरीजों का इलाज करने के लिए जो संदिग्ध की श्रेणी में आते हैं। एक और बात है, विंध्य और महाकौशल के जिलों को भी राहत मिल रही है क्योंकि जबलपुर में 2 बड़ी लैब काम कर रही है। तो विंध्य और महाकौशल के कई जिलों से जो सैंपल आकर यहाँ पड़े रहते थे, कई दिनों तक उनकी रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी, अब आसान हो गया है, उनकी रिपोर्ट तुरंत मिल रही है। ये सबसे अच्छी बात हुई है। लेकिन चिकित्सकों का ये मानना है कि जिस दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की बाढ़ आ जाएगी उस दिन क्या होगा, क्योंकि उस दिन के लिए कोई भी बेहतरीन इंतजाम इस पूरे महाकौशल अंचल में कहीं पर नहीं है। और इसकी आशंका इस बात को लेकर भी जताई जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उसके बाद कर्नाटका से लेबर बड़ी तादाद में यहाँ पर वापस मजदूर अपने घरों को पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है उनकी स्क्रीनिंग तो हो रही है, लेकिन 15 दिन बाद क्या हालात होंगे, क्या वे संक्रमित है, इस बात का खुलासा 15 दिन बाद ही हो पाएगा। तब तक में काफी कुछ ग्रामीण अंचलों में कोरोना फैल चुका होगा, बड़ी तादाद में फैल चुका होगा और उस वक्त स्थिति को संभालना सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बड़ा खतरा पूरे महाकौशल के सभी जिलों में मंडरा रहा है क्योंकि लाखों की तादाद में वो मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं जिन राज्यों में कोरोना की वजह से बहुत बुरी स्थिति है। बिल्कुल अरविंद, सोच जानकारी निर्मल है हमारे साथ। चलिए अरविंद जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी निर्मल जी। देखिए 2 खबरें और हैं कोरोना से रिलेटेड ही, दोनों खबरें ये। एक तो सेंट्रलाइज AC का मुद्दा है। मंत्रालय का जो कर्मचारी संघ है मध्य प्रदेश मंत्रालय का, उसने ये मांग उठाई है कि जो NXC की बिल्डिंग है, नए मंत्रालय की बिल्डिंग है, उसका सेंट्रल AC जो चल रहा है उसको बंद कर दिया जाए क्योंकि ऐसा जो है रिपोर्ट में अध्ययन में सामने आया है कि सेंट्रल AC जहाँ रहता है वहां पे कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैलता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में सेंट्रल AC बंद कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां इसको बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि उन्होंने अनुरोध किया है कि जो प्राइवेट जगह हैं वहां भी सेंट्रल AC जरूरत जहां तक हो ना चलाया जाए। तो ये एक बड़ा मसला निकलकर सामने आया है नए तरीके का। साथ ही मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है उसने भी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कदम उठाया है। अब तक चूंकि मीटर रीडिंग नहीं हो रही है तो एवरेज बिल दिए जा रहे हैं और खासकर पिछले साल के जो अप्रैल मई के एवरेज बिल थे वो एवरेज बिल दिए जा रहे हैं। इसको दूर करने के लिए विद्युत विभाग ने जो है उपाय करके एक ऐप जो है लॉन्च किया है। उसको डाउनलोड करने के बाद उपभोक्ता फोटो खींचकर उस पर अपलोड कर सकते हैं तो उस हिसाब से उनका बिल आ सकता है। साथ ही एक टेलीफोन नंबर भी टोल फ्री उन्होंने जारी किया है जिसका नंबर है 0755 255 1222। इस पर भी व्हाट्सएप फोटो करके जो है मीटर की उपभोक्ता अपना जो करंट बिल है वो पा सकते हैं। अदरवाइज जो है जिन लोगों को इस तरीके की सुविधा का लाभ जो नहीं उठाएंगे उनको एवरेज बिल दिए जाएंगे और बाद में जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब मीटर रीडिंग हो जाएगी तब उससे उसका समायोजन किया जाएगा। जी
चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेंट्रल एसी बंद होगा दीपक, सारे चैनलों के न्यूज रूम बंद हो जाएंगे और मशीनें गर्मी में हॉट रहेंगी, बैठ जाएंगी। विजय नीमा जुड़ गए हैं उज्जैन से। विजय, उज्जैन भी भोपाल की होड़ करने की कोशिश में लगा हुआ है, अगर संक्रमित मरीजों की तादाद में बात करें तो अब वहां पर हालात कैसे हैं? जी सर, उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में अभी तक 43 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और अभी तक 241 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उज्जैन में केंद्रीय स्वास्थ्य दल की टीम यहाँ पहुंची थी तो उन्होंने भी इस पर चिंता जताई थी। साथ ही जिला स्वास्थ्य टीम ने ऑडिट किया था, उसमें ये पाया गया है कि 30 लोगों की मौत अन्य किसी कारण से हुई है। जांच अभी जारी है। वो सेंट्रल रिपोर्ट जो केंद्र से आई है, उन्होंने ये पाया है कि पूरी जो 45-43 जो समय थी, आज जो और बढ़ गई है, इसमें सभी लोगों की कोरोना कारण नहीं हुई है, वो दूसरे बीमारियों से संक्रमित थे, जिसके कारण वो इस समय इस महामारी के दौर में वो उसकी बीमारियां ज्यादा उभार पे आ गए, जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई है। विजय, आपका क्या अपना आकलन है, आपने क्या छानबीन की है कि जो 45 मौतें हुई हैं उसमें से कोरोना के कारण कितनी हुई है? हालांकि हुई कोरोना के कारण सभी हैं, सरकार आदेश दे रहा, लेकिन दूसरी बीमारियां कितनों को थी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 30 लोगों को दूसरी बीमारियां थी। ये खुद स्वास्थ्य अधिकारी अनुसुईया ग्वाली मैडम ने माना है कि 30 लोगों की मौत पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया कि 30 लोगों की मौत अन्य किसी कारण से हुई। इनमें से 2 पेशेंट तो ऐसे हैं जिनकी निमोनिया का इलाज नहीं मिला और शुगर की दवाई नहीं मिलने से भी एक पेशेंट की मौत हो चुकी है। विजय, ये जो नए पॉजिटिव पेशेंट पाए जा रहे हैं, ये इनको कहाँ से हो रहा है? कहीं बाहर से आए हैं, जो पहले से कोई संक्रमित है उसके संपर्क में है, या अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग मोहल्लों से आ रहे हैं? तो कैसे आ रहे हैं ये? अभी तक ये जानकारी के लिए बता दूं आपको कि उज्जैन का संपर्क सीधा इंदौर से और इंदौर को ही इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। और आधी गाड़ी अस्पताल जहाँ इलाज चल रहा है लोगों का, वहाँ की लापरवाही भी खुल के सामने आ रही है, क्योंकि आखिर वहाँ लोगों की मरीज की जो मौतें हुई है उस पर लगातार कलेक्टर, जो नवागत कलेक्टर आए हैं, वो लगातार सक्रिय बने हुए हैं और उसकी पूरी जांच रिपोर्ट देख रहे हैं। वो कलेक्टर लगातार संक्रमित लोगों के बीच पहुंच रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कलेक्टर एक संक्रमित मरीजों के बीच हाई रिस्क के बीच पहुंचा। ठीक है, लेकिन जो अस्पताल आड़ी काड़े आपने बताया है कि वहां पर कोई कार्रवाई हुई है? पहले से कुछ व्यवस्था सुधरी है कि अभी वैसे ही है? जी, कलेक्टर आशीष सिंह के आने के बाद व्यवस्था पर लगातार वो नजर बनाए और व्यवस्था में सुधार हो रहा है। उज्जैन में अब तक 96 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। चलिए, कुल मरीज से 96 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं, स्थिति उतनी गंभीर नहीं है। कोई और सवाल आपका? नहीं सर। चलिए विजय, लेकिन जो आपके पीछे लोग खड़े हुए हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन नहीं किया जा रहा है क्या? जो कार खड़ी इसी में सभी लोग आए थे? हाँ जी सर, बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कार में आए थे और कुछ लोग ग्रामीण हैं जो कि यहाँ हम लाइव कर रहे हैं तो देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अरविंद जी, आज क्या कुछ अपडेट आपके पास? ये कुछ चीज़ें यहाँ, क्योंकि जो अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ जो जहांगीराबाद एरिया है वो बिल्कुल हॉट स्पॉट बना हुआ है। इसी के चलते यहाँ एक अलग तरीके का प्रयोग यहाँ पर भोपाल में किया जा रहा है, जो कह सकते हैं कि राजस्थान के भीलवाड़ा में किया गया था, वैसे ही प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। वो प्रयोग ये है कि जो यहाँ पर संक्रमित व्यक्ति हैं उनका परिवार बड़ा होता है तो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संक्रमित कर देते हैं। उसी के चलते अब यहाँ पर जो कलेक्टर हैं उनका एक बयान आया है और ये बयान आया है कि पूरे भोपाल के चारों तरफ कह सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में जितने भी बड़े बड़े हॉस्टल हैं और साथ में कह सकते हैं मैरिज गार्डन हैं, उन्हें आइसोलेशन के लिए तैयार किया गया है और वार्ड बनाया गया है। वहां पर उन लोगों को रखा गया है। और साफ तौर पर चूंकि पहले सिस्टम क्या होता था कि कोई भी अगर कोई भी किसी भी
मरीज में संक्रमण पाया जाता था या लक्षण पाए जाते थे तो सबसे पहले वो जाके चेक करवाता था, चेक करवाने के बाद अपने घर आता था और इसके बाद जब नेगेटिव होता था तो कोई बात नहीं होती थी, लेकिन जब वो पॉजिटिव हो जाता था तब उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। लेकिन अब नया नियम ये आया है और उस पर प्रयास किए जा रहे हैं और उसी पर क्योंकि जो एक हॉटस्पॉट पूरे भोपाल का जहांगीराबाद बना हुआ है, प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट हो गया है, वो उसे पूरा सील कर दिया गया। इससे पहले इंदौर का खजराना हुआ करता था, लेकिन अब जहांगीराबाद बन गया। उसी के चलते यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रयोग किया जा रहा है। वो प्रयोग में ये है, साफ तौर पर कलेक्टर ने ये कहा है कि कोई भी अगर किसी को भी व्यक्ति को लक्षण अगर पाए जाते हैं तो वो अपना जाके टेस्ट कराए, टेस्ट कराने के बाद सीधा जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उसमें वो जाके रह सकता है, अपने घर वापस न जाए और वहां जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है जब तक वो वहां आराम से रह सकता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इससे कहीं ना कहीं ये होगा कि एक परिवार में जैसे 10 या 15 लोग हैं तो वो संक्रमण होने से बच जाएंगे, क्योंकि जो पुराना भोपाल है वहां का जो गलियां हैं वो बहुत सक्रिय गलियां हैं और एक एक घर में लगभग 15 से 20 लोग रहते हैं। उसी के चलते कहीं ना कहीं जो वहां पर जो है संक्रमितों की संख्या बराबर बढ़ती चली जा रही है और इसी के चलते वहां पर यह प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी ये कि आज चूंकि 17 मई तक देश में लॉकडाउन चल रहा है, प्रदेश में भी इसमें लॉकडाउन जारी है और जो अरविंद रोकेंगे थोड़ा सा। सचिन राठौर जुड़ गए हैं बड़वानी से, हमारे ब्यूरो चीफ है। सचिन, बड़वानी की भी क्या खबर? शुरू में तो ऐसा लगा ठीक है, फिर धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती चली गई बड़वानी की, अब क्या स्थिति है? जी सर, हम बता दें बड़वानी को रेड जोन में रखा गया है। संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई है। जिस समीक्षा बैठक में बड़वानी के जो पॉजिटिव प्रकरण है उनको देखते हुए ग्रोथ रेट कम होने व संख्याओं का लगातार इजाफा होने के चलते उसे रेड जोन में लिया गया था सर। बिल्कुल, यहाँ पर जो 26 मरीज के तकरीबन मिले हैं, क्या उससे ज्यादा तादाद बढ़ी अभी हाल ही में 10-5 दिन के अंदर? जी दीपक, हम बता दें यहाँ अभी तक 26 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए ये सबसे बड़ी राहत भरी खबर है कि जो 26 पॉजिटिव केस थे उसमें से 25 लोगों की रिपोर्टें नेगेटिव आई है, जिन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। दीपक, बिल्कुल, मतलब ये तकरीबन जितने लोग पॉजिटिव थे उनके बाद इलाज के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी दीपक, ये कुछ लोग इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती थे, कुछ लोग यहाँ पर ट्रामा सेंटर में भर्ती थे, कुछ लोग आशाग्राम का आइसोलेट में भर्ती थे। जो पॉजिटिव मरीज थे जिनकी जिला प्रशासन द्वारा जो प्रोटोकॉल दिया गया था उसमें 3 टेस्टिंग की गई थी। 3 टेस्टिंगों में से इनकी 2 रिपोर्टें नेगेटिव आई थी, जिसके चलते इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। चलिए, मौत का आंकड़ा भी शून्य है, वहां पर कोई मौत नहीं हुई? जी दीपक, अभी तक मौत यहाँ पर शून्य है, आंकड़ा 0 है मौत का। साथ ही हम बात करें तो अभी तक 818 लोगों की सैंपलिंग जांच के लिए भेजी गई है। पूरे जिले में मात्र 818 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिसमें से 26 रिपोर्टें पॉजिटिव आए, 649 रिपोर्टें नेगेटिव आए। साथ ही 113 रिपोर्टें अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। दीपक, ये पेंडिंग का मामला बहुत ज्यादा है सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल। और क्वारंटाइन सेंटर में कितने क्या लोग हैं? आवाजाही वहां पर भी लगी हुई है लोगों की? जी, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत दीपक अभी ये हो रही है कि अभी तो मात्र एक मरीज है जो आशाग्राम में आइसोलेट है। साथ ही यहाँ पर एक पलायन करके जो महाराष्ट्र गुजरात गए हुए मजदूर थे उनको लाया जा रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है यूपी और बिहार, महाराष्ट्र से यूपी और बिहार जाने वाले मजदूर है जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो लगातार पैदल चल रहे हैं, कड़कड़ाती धूप में निकल रहे हैं, बच्चों को लेकर निकल रहे हैं। आज भी हम बात करें तो आज भी एक मजदूर की मौत हुई थी। इससे पहले जिले में 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है। टोटल आंकड़ा 7 मौतों का हो चुका है, मगर इनके लिए ना सरकार। 6 मजदूरों की कैसे मृत्यु हुई है? कोरोना के चलते हुई है, कोई और कारण है? सर, हम बता दें, ये मजदूर मजदूरी करने गए थे, वहाँ से ये आए थे। कोई लोग मजदूर को वाहन नहीं मिल पा रहा है, गांव जाने के लिए, अपने बॉर्डरों पे जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कोई साइकिलों से जा रहा है, कोई बच्चों को गोदी पे उठा के ले जा रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कड़कड़ाती धूप में निकल रहा है। इसके चलते उनकी मौत हुई है। कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है इसमें, कोई भी मरीज। चलिए, तमाम जानकारी के लिए सचिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार अरविंद जी, कुछ और क्या कुछ अभी चल रहा है प्रशासनिक, जो आपने बता दी कि क्या कुछ उठापटक चल रही है, साथ ही में राजनीतिक उठापटक में क्या कुछ चल रहा है? राजनीतिक उठापटक क्योंकि कह सकते हैं कि अभी 6 दिन मात्र अभी लॉकडाउन को रह गए हैं और 6 दिन तक वेट किया जा रहा है और पूरा खाता तैयार हो गया है और जो भी मंत्री और राज्य मंत्री बनने हैं उनकी लिस्ट कह सकते हैं कि जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भेज दी गई है। बस अंतिम मोहर लगना बाकी है। वो संभावना व्यक्त की जा रही है वो मंगल या बुध तक वो अंतिम लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी और जो भी मंत्री बनने वाले हैं उन तक सूचना भिजवा दी जाएगी। और इसके बाद दूसरे लॉकडाउन में जो लॉकडाउन का 3rd टर्म चल रहा है उसके 6 दिन से बचे हुए, इसी के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है और उसी के चलते जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत की गई है, क्योंकि प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बात का कुछ निकल के आया है क्या अरविंद, अभी बात चल रही है? जी नहीं, बात हो गई है शिवराज सिंह चौहान से। जो चिंता और चिंतन का विषय ये है और चुनौती भी साथ में कह सकते हैं कि एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं मई के आखिरी तक जो संक्रमित मरीजों का संख्या है उस पर कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अब कटौती होगी और वो संक्रमण नहीं फैलेगा, लेकिन बराबर देखने में ये आ रहा है कि पूरे 52 जिलों में अब जो कोरोना चल के 39 जिलों तक फैल गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में लग रहा था कि बहुत सारे आधे से ज्यादा कोरोना संक्रमण जो जिले हैं उनमें नहीं पहुंचेगा, जैसे भिंड है, कह सकते हैं गुना जिले तक ये कोरोना पहुंचा हुआ। तो कहीं न कहीं चिंता और चिंतन दोनों का सब्जेक्ट यही है और साथ उसी के चलते आज शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश के हालात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत करा दिया है। अब देखना, क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चिंता यह भी है कि अगर लॉकडाउन हल नहीं है, अब कोई न कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए। इसी के चलते कहीं न कहीं 6 दिन पहले मंत्रणा की गई है, अभी 6 दिन बचे हुए हैं। 6 दिन में दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों ये डिस्कस करेगी, मंथन करेगी कि अब इस लॉकडाउन से कैसे निजात पाई जाए। क्योंकि एक तरफ बराबर जो मजदूर हैं वो पलायन करते चले जा रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं, कई मौतें हुई हैं। और अभी बीच में कुछ ऐसी खबरें आ भी रही थी कि जो जत्था वहां से दिल्ली से या महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलता है, उनके साथी हैं, उनके साथी की रास्ते में मौत हो जाती है, लेकिन वो उस लाश को वही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं चिंता का विषय। ऐसी सूचनाएं सरकार के पास पहुंच भी रही हैं और जो जन लोग हैं उन तक भी पहुंच रही हैं। उसी को देखते हुए कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है, संभावना व्यक्त किया रही है कि ये बंद किया जाए। उसी के चलते आखिरी बीच का रास्ता क्या कुछ निकलने वाला है ये आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले राजू पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं खरगोन से। राजू, खरगोन में क्या स्टेटस है इस वक्त? कितनी सैंपलिंग, कितने पॉजिटिव वहां पर हैं, कितने क्वारंटाइन हैं, कितने स्वस्थ हो चुके हैं, पूरे आंकड़े बताइए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि खरगोन जिला सबसे पहले यहाँ पर रेड जोन में था, लेकिन मरीजों की संख्या में जो इजाफा हो रहा था, लेकिन उसका समय का जो अंतराल था वो बहुत ज्यादा हो रहा था। तो यहाँ पर इस खरगोन जिले को ऑरेंज जोन में ले आए। अच्छा, मैं इसके बाद बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी तक करीब 1200 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग रिपोर्ट दी गई है, जिसमें 800 के लगभग लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है। वहीं अभी फिलहाल में यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखी जाए तो 89 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 52 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज ही खरगोन में 8 लोग टोटल, जिसमें 7 मजदूर हैं पॉजिटिव पाए गए हैं और एक जो बाल काटने वाला नाई वो भी पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि सारे पुलिस अधिकारियों के बाल काट रहे थे इस दौरान वो। जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि यह देर रात को जो रिपोर्ट आई थी उसमें खरगोन जिले में कुल 8 पॉजिटिव आए थे, जिसमें 7 मजदूर थे जो मतलब पड़वा के थे। वह एक पुलिस जवान था जो बार बार जिसको भर्ती के रूप में लिया जाता है, DRP लाइन में वो पदस्थ था। और इस दौरान उन्होंने कई लोगों की वहां पर कटिंग भी की है, पुलिस जवानों की कटिंग भी की है। और इस संबंध में जब एसपी साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व 1-4 की गार्ड जो गई थी, ट्रेजरी के काम से इंदौर गई थी, तो उसमें यह जवान भी शामिल था। शायद संभवतः यह कोरोना इंदौर से लेकर यहाँ पर आया है। अब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है और कहीं ना कहीं अधिकारी पूरे सतर्क हो गए और सभी जो वहां पर उसका निवास था, साथ ही वो किन लोगों से जिन मुलाकात हुई थी, ऐसे सारे लोगों की सूची तैयार करके उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और जो करीबी लोग थे जिनसे मुलाकात हुई थी, ऐसे लोगों की सैंपलिंग लेकर उनकी जांच की जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी आपको। चले राजू, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाए बाल किस किस के काटे थे। हाँ, वो पुलिस वाले हैं, वो खुद ही ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है सभी राज्यों से कि आर्थिक गतिविधियां शुरू करें अपनी। अब आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करनी है, लॉकडाउन भी रखना है, कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, क्या किया जाएगा? दीपक, एक साफ तौर पर जो अगर हम कयास एज ए जर्नलिस्ट अप्रोच बताएं तो जो लॉकडाउन किया गया है वो बिना सोचे समझे कर दिया गया, ऐसा अब समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो बराबर कह सकते संख्या बढ़ रही है, उस समय तो लॉकडाउन को बढ़ना चाहिए, ऐसा कई जो अधिकारी हैं और वैसे जो विशेषज्ञ हैं और जो कह सकते हैं कि जो समाज के लोग हैं, उनका कहना यह है कि इस समय लॉकडाउन को बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी भी इसमें हो रही है। क्योंकि कई लोगों की इसमें कह सकते हत्या भी हो गई है और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है पैदल के चलते। भूखे लोग मर रहे हैं और सरकार उन तक जो वादे सरकार कर रही है, वो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, वो वादे पूरे किए ही नहीं जा सकते। क्योंकि हजारों की संख्या में मजदूर हैं और मजदूरों का जो खाना पीना उन तक नहीं पहुंच पा रहा। उसी के चलते दोनों जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और
प्रदेश सरकार वो बराबर मंथन करने में लगी हुई है कैसे भी करके इस पूरी, चूंकि लॉकडाउन को खत्म भी करना है और जान है और जहान की तर्ज पर गतिविधियां भी शुरू करनी, क्योंकि जान भी और जहान भी दोनों चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए। तो साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 दिन का समय मिला हुआ है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करेंगे, साथ में नरेंद्र मोदी भी बराबर चर्चा कर रहे हैं और ये बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते कह सकते हैं 12 मई को ट्रेन का परिवहन चालू कर दिया गया है। नितिन गडकरी का आज बयान आया है, वो जल्दी कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चालू करने जा रहे हैं। और साफ तौर पर अगर ये काम उस समय 20 तारीख को कर दिया गया था, जिस समय प्रदेश में राजनीतिक हलचल चल रही थी और सरकार को बनाने की और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, अगर ये दिमाग थोड़ा ध्यान उस समय लगा लिया जाता तो शायद ये स्थितियां नहीं होती। क्योंकि अफरा तफरी के चलते जल्दबाजी में याद हो आपको, जब नोटबंदी की गई तो नोटबंदी भी बिना सोचे समझे की गई थी। उसी के दुष्परिणाम ये आए थे कि बहुत सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। उसी के चलते लॉकडाउन का भी जो कह सकते हैं कि जो निर्णय लिया गया है वो साफ तौर पर जल्दबाजी का निर्णय लिया गया है। अगर ये थोड़ी सी 2-4-5 दिन की राहत दी होती तो मजदूर अपने घर पहुंच जाते, तो ये जितने लोग मरे हैं या जिन्हें नुकसान हुआ है उनका शायद ना होता। अब साफ तौर पर देखना ये होगा कि रणनीति क्या बनती है। मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान और साथ में कह सकते हैं नरेंद्र मोदी क्या रणनीति बनाते हैं। हालांकि परिवहन सेवा शुरू कर दी गई है। जी, कल शाम तक निकल के आएगा कि क्या बात हुई है, लॉकडाउन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है और क्या ले जाना है। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से बात हुई है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी के लिए। दुर्गेश पवार जुड़ गए हैं देवास से। जी दुर्गेश, देवास में क्या कोई संक्रमित मरीज कितने क्या हैं, अब ये हालात कैसे हैं वहां पर, कितने संदिग्ध हैं, कितनों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, कितनी सैंपलिंग हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी सर, देवास की बात की जाए तो देवास की परिस्थितियां आए दिन बिगड़ती जा रही है। क्योंकि जब स्टार्टिंग थी उस समय पेशेंट की संख्या काफी कम थी। अभी पिछले सप्ताह में अचानक पेशेंट की संख्या में अचानक तेजी से वृद्धि हुई है। अभी अगर बात की जाए तो टोटल जो मरीज है पॉजिटिव मरीज वो 48 है। इन 48 मरीजों में से 14 मरीज है वो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 27 मरीज अभी भी एक्टिव है। वहीं 7 मरीजों की डेथ हो चुकी है कोरोना को लेकर। क्या ये जिनकी डेथ हुई है दुर्गेश, ये आपसे क्या कुछ छानबीन की है? क्या इनके साथ पहले भी कोई दूसरी तरह की बीमारी थी इनके साथ कि स्वस्थ थे, ये कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इनकी डेथ हुई है? पॉजिटिव होने के बाद ही इनकी डेथ हुई है। लेकिन ये इनका जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली थी प्रशासन ने, वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के हिसाब से ये इंदौर के कुछ लोगों से इनका परिचय हुआ था। फिजिकल डिस्टेंस नहीं बना पाया, इसी कारण से ये कोरोना पॉजिटिव हुए थे। नहीं, इनको कोई और बीमारी नहीं थी पहले से? नहीं, इन्हें कोई और अन्य बीमारी नहीं थी सर। तो दुर्गेश, वहां पर कितने लोग क्वारंटाइन हैं अभी? अगर होम क्वारंटाइन की बात की जाए तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ होम क्वारंटाइन होंगे। और प्रशासन कुछ दिनों से समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार क्यों नरमी बरत रही है लोगों के साथ, जिसका परिणाम सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, नरमी बरतने का मतलब किसके साथ? देखिए, होम आइसोलेशन होंगे, क्वारंटाइन तो अलग लोग होंगे। जी, सामान्य से बात की जाए तो जो लोग होम क्वारंटाइन किए गए थे उन पे भी प्रशासन की निगरानी है, वह भी बाहर निकल के घूम रहे हैं। और पूरे देवास जिले में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन चल रहा है। पूरा मार्केट खुला हुआ है, अधिकांश दुकानें शटर ऊंची करके लोग अपना काम कर रहे हैं। प्रशासन की जो पाबंदी थी वो पूरी तरह विफल होती नजर आती। चलिए, पाबंदी तो विफल होती नजर आई। कितने सैंपल लिए जा रहे हैं रोज? जी, लगभग 50 संख्या में सैंपल कंटिन्यू लिए जा रहे हैं। लेकिन जो स्क्रीनिंग का काम है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है, वो धीमी गति से की जा रही है, जिसके कारण भी कई पेशेंट का पता नहीं चल पाता है। अभी पिछले सप्ताह कल की बात की जाए तो 5-7 पेशेंट अलग अलग संख्या में मिले हैं। क्योंकि पेशेंट स्वयं ही अपना सर्दी खांसी का इलाज कराने जब हॉस्पिटल पहुंचे तब प्रशासन को पता चला था। उसके बाद इनका सैंपल लिया गया, सैंपल में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे साफ नजर आता है कि जो प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो स्क्रीनिंग की जा रही है वो कितनी धीमी गति से की जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश आपको बहुत बहुत शुक्रिया। संजय डोंगरदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संजय, क्या कुछ अपडेट आपके पास? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज जो रेल ट्रेन के द्वारा मजदूर आए मध्य प्रदेश के वासी, उनको क्या बस से उनके जगह भिजवाया गया है? क्या और ट्रेन आएंगी? क्या रहा आपने देखा दिन भर नजारा? तो
तो सर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी आए दिन लगातार अभी तक 7 ट्रेनें भोपाल पहुंच चुकी है और 7 ट्रेनों में कई हजारों मजदूरों को यहाँ लाया जा चुका है। जिस प्रकार सबसे पहली जो ट्रेन आई थी उस टाइम हमने देखा था मिसरोद में जो ट्रेन में मजदूरों को उतारा था, वहां पे उनकी स्कैनिंग की गई थी और उनकी जांच करके उन्हें स्कैनिंग करके उन्हें बसों द्वारा भेजा गया था। लेकिन उस जब बस से भेजा गया था उसमें कई मजदूरों को जिस प्रकार एक टिकट की बात आई थी कि टिकट उनसे लिया गया था, तो वहां कहीं ना कहीं सरकार ने उस चीज को तोड़ते हुए अब सरकार ने मजदूरों को टिकट लेने से मना कर दिया और अब उनके साथ खाने पीने की व्यवस्था भी एक दिन की पूरी मजदूरी उनको दे रहे हैं। सर इनको एक जगह जहां पे भी रेलवे स्टेशन पे लाया जाता है, रेलवे स्टेशन से इन्हें क्वारंटाइन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन मजदूरों का ये कहना रहता है आप स्कैनिंग करके अगर हमें जो क्षेत्र में जिस गांव में हम रहते हैं उन क्षेत्रों में भेजेंगे तो वहां पे हम लोग क्वारंटाइन हो जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। सर इसी प्रकार के कई लोगों को उनके क्षेत्रों में भेजकर उनको वहां पे क्वारंटाइन 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करने की बात कही गई है। और आज भी अगर देखा जाए तो आज गुजरात से 1200 मजदूर जो भोपाल पहुंचे थे और उन्हें भी यहाँ पे जो उनका स्कैनिंग करके जिनमें अगर थोड़े बहुत भी जैसे अगर किसी को सर्दी खांसी है, जरा सा भी बुखार का कुछ दिखता है तो उन्हें कहीं ना कहीं रोका गया है। ऐसे 8 से 10 मजदूर है जिन्हें रोका गया है, बाकी मजदूरों को जिस प्रकार से अपने अपने क्षेत्रों में गाँवों में भेज दिया गया और वहां पे उनको आदेशित किया गया है कि जो एसडीएम और कलेक्टर के हैंडओवर ये मजदूरों के बसें जाती है तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाए, जिससे आने वाले समय में या इन मजदूरों में अगर कहीं बीमारी का या कोई लक्षण दिखे आने वाले समय में तो उनका अपने गांव में ना मिला सके। संजय रोकिंग, कपिल तिवारी धार से जुड़ गए हैं। धार की क्या स्थिति है कपिल? सर कल तक जो रिपोर्ट आई थी उसमें 7 पॉजिटिव नए बढ़ के 5 रिपोर्ट रिपीट आई थी, जिसमें टोटल 86 लोग जो है वो पॉजिटिव संख्या धार की पहुंच गई है सर। और साथ ही साथ कपिल धार में अब तक मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, कितने लोग क्वारंटाइन हैं? हुई है और दोनों ही धार जिले की कुक्षी तहसील से हुई है सर। ठीक है, ये व्यक्ति जिसकी मौत हुई है वो व्यक्ति कहीं बाहर से आया था या फिर कैसे संक्रमित हुआ था? जो सबसे पहली मौत ऋषभ नामक व्यक्ति की हुई थी, जो कि महाराष्ट्र से आए थे और उन्होंने कुक्षी में ही बिना बताए और चुपचाप इलाज करते रहे और जब उनकी सैंपल लिए गए जांच में तब वो पॉजिटिव आए। उसके बाद से कुक्षी में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है कपिल, वहां पर सैंपलिंग पर डे कितनी हो रही है, कितने लोगों के सैंपल अब तक भेजे जा चुके हैं और स्क्रीनिंग का कार्य किस स्तर पर चल रहा है? तो स्क्रीनिंग तो लगातार चली जा रही है। जितनी आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनको लेकर प्रशासन लगातार स्कैनिंग करते जा रहा है। ग्रामीण स्तर हो या सिटी स्तर हो, हर वार्ड वाइज जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है उनको लेकर स्कैनिंग की जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए कपिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी संजय। बिल्कुल दीपक, जिस प्रकार से बता रहा था कि अभी कुछ ट्रेनें आई हैं और अन्य ट्रेनें आनी हैं, जिस प्रकार अभी बताया गया था कि 30 ट्रेनें भोपाल आएगी, जिसमें से 12 ट्रेनें आ चुकी है और बाकी की ट्रेनें भी अब जल्द से जल्द आना शुरू हो जाएगी। दीपक, आज से एक व्यवस्था रेलवे द्वारा जो शुरू की गई है उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि कल आज से बुकिंग चालू कर दी गई है भारतीय रेलवे द्वारा। 4 बजे से उसकी बुकिंग चालू कर दी थी, लेकिन अब उसका टाइम बढ़ाकर 6 बजे से बुकिंग शुरू कर दी। लेकिन रेलवे ने और प्रशासन ने कहीं से भी ये चीज नहीं बताई गई कि जो यात्री जाने वाले हैं भोपाल में भी कुछ ट्रेनें रुकेगी जरूर। जो नागपुर, झांसी, जबलपुर झांसी तक जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसमें रोका गया है। लेकिन दीपक, अब ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उन्हें अगर जो यहाँ से ट्रेन से कहीं बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें यहाँ से किस प्रकार से भेजा जाएगा या उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। दीपक, इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो रेलवे ने जिस प्रकार से अभी की बात कही कि जो ट्रेनें आएगी वो मात्र एसी क्लास की ट्रेनें आएगी, जिसमें एसी डब्बे लगे होंगे, जो आम जनता मतलब एक मध्यवर्गीय परिवार से बिल्कुल बाहर की चीज होगी। क्योंकि इसका किराया अगर देखा जाए तो मान लिया जाए अगर जनरल से मान ले या रिजर्वेशन से मान ले तो काफी ज्यादा है, तो लोगों को वहां कहीं ना कहीं असुविधाएं को महसूस हो रही है। संजय, एक और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, राजधानी में फंसे हैं, अलग अलग जगह के छात्र फंसे हैं, वो जाना चाह रहे हैं। ई पास पहले जैसे कठिन था, वो ऑनलाइन भरते थे, रिजेक्ट हो गया, नहीं बन सकता है। इसमें कोई अब पहले से कोई ढिलाई बरती गई है? बिल्कुल सर, अगर इसमें देखा जाए तो अभी जिस प्रकार से पहले, क्योंकि अधिकारियों की बात आ रही थी कि अधिकारी इसमें, क्योंकि 3 लोगों की समिति थी जिसको देख नहीं पा रहे थे, अभी सर इसमें ये एसडीएम और कलेक्टर में भी एक समिति का
की गई है जो अति आवश्यक चीजें हैं, क्योंकि अगर ये देखा गया था कि 1.5 लाख से ज्यादा ई पास बनना थे जो समय पे नहीं बन पाए और रिजेक्ट हो रहे थे, तो अभी इनमें थोड़ी सी ढिलाई बरतते हुए देखा जा रहा है कि अगर जो छात्र हैं या जो बाहर से फंसे लोग हैं उन्हें वहां अपने अपने क्षेत्र में भेजने के लिए सुविधाएं दे रहे हैं। कलेक्टर के भी ये आदेश है कि अब अगर कोई असुविधा, जैसे अगर कोई अति आवश्यक काम रुकता है और कोई बाहर का है तो उसको वहां जाने के लिए अब वो कलेक्टर ये तो अति आवश्यक पहले से था, डेथ थी, बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी, अरे सामान्य जो छात्र हैं उनके पास खाने का समय खत्म हो गया, सब कुछ है, तो वो घर जाना चाह रहे हैं, आम लोग हैं, यहाँ भी मजदूर फंसे हैं, उनके लिए ऑनलाइन पास कुछ उसमें ढिलाई हो तब तो बन पाएगा उनका। बिल्कुल सर, अगर अब जो ऑनलाइन पास की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी ढिलाई बरती गई है, इसीलिए बता जो वल्लभ भवन में एक समिति बैठी थी जो ई पास दे रही थी, अब इसने कलेक्टेड में एक समिति गठित की है जो अगर अति आवश्यक है जो छात्र है अपने पेपर्स लेके वहां जाएंगे तो उनको वहां से ई पास की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से कहा है वहां पेपर लेके जा सकते हैं कि ऑनलाइन है, केवल फिजिकली जा सकते हैं क्या? सर ऑनलाइन लेकर, ऑनलाइन पेपर भी अगर जब आप भरते हैं ऑनलाइन के बाद आप वहां जाएंगे तो आपको वहां से परमिशन दे दी जाएगी, क्योंकि कई लोगों को देखा गया सर कि ऑनलाइन के बाद क्यों जाएंगे संजय? सर वहां पे पेपर्स देखने की जरूरत पड़ रही है सर, क्योंकि अभी जिस प्रकार से देखा गया कई शिकायतें आई थी कि कई लोग अपने फ्रॉड करके वो पास निकाल रहे थे, इसीलिए वहां पे अब जो अति आवश्यक लोग हैं जैसे छात्र है या कोई बाहर का रुका हुआ है तो उसके लिए ये सुविधा दी गई है। आप वहां जाएंगे तो वहां से भी आपके ऑनलाइन जो पेपर्स रहेंगे ई पास कैसे हुआ? फिर वहां जब जाएगा व्यक्ति तो वहीं जाके बनवा लेगा ई पास, वही तो ई पास थोड़ी निकल के आता है, प्रिंट आउट नहीं आता उसका। सर ई पास के लिए मोबाइल पे आपको कांटेक्ट, मोबाइल पे जो पास आ जाते हैं उसके बाद जो वहां पे जाएंगे तो आपको ऑफलाइन भी वहां से पास देने की सुविधा करी गई है सर। कर दी गई है जी सर। कब से की गई है ये? सर ये 2 दिन हो गए हैं, क्योंकि जो छात्र परेशान हो रहे थे उनके लिए ये सुविधा की दी गई है, छात्र जो बाहर के लोग रुके हुए हैं उनके लिए। चलिए अच्छी बात है, चलिए और संजय नहीं। चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। सर जिस तरीके से देखा जाए तो पाटिल जी कि अब लॉकडाउन अभी जैसे कि बताया कि बात हुई है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच में, लॉकडाउन और इस बीच के सामंजस्य के बीच की कड़ी क्या हो सकती है? हो सकती है यही अभी तो खैर विकल्प नहीं आया है, निश्चित तौर पर सारे मुख्यमंत्रियों से बात हुई है, तो यही हो सकता है लगातार आप मजदूरों के जो दुर्घटनाएं हो रही, मर रहे हैं, लखनऊ की घटना, मथुरा की घटना, औरंगाबाद की घटना, आज यहाँ नरसिंहपुर की घटना कि उनको जाने नहीं दे रहे, छुप के बैठे थे, जिसका ट्रक पलटा तो दूर जाके गिरे होंगे मर्च में, तो इन सबको लेकर के घटना है कि भाई एक राज्य दूसरे राज्य से कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बचा पा रहा, और कोऑर्डिनेशन रखे कि इतने मजदूर हम भेज रहे हैं, उनको बॉर्डर पे खाना दे दिया, उसके बाद आप वहाँ बस लगवा दें और वहां से यहाँ चले जाएं, इन सब मुद्दों को लेके होगा। और साथ में ही जो लगातार संख्या बढ़ रही है, मुझे लगता है कि जल्दी ही आज 11 तारीख है, 20 तारीख तक 1.5 लाख का आंकड़ा, मतलब हम दूसरे अन्य कंट्री जो बहुत ज्यादा गंभीर है उनकी स्थिति, इन सब मुद्दों को लेकर के ही बैठक हुई होगी। लेकिन ये लॉकडाउन आज नहीं कल तो खुलना पड़ेगा, आर्थिक गतिविधि कैसे शुरू होगी? अब आर्थिक गतिविधियों को उन्होंने थोड़ी बहुत छूट दी है चालू हो, लेकिन जब तक खुली छूट नहीं देंगे तब तक मुझे नहीं लगता है, मजदूर ही चले जा रहे हैं अपने अपने जगह, तो काम कौन करेगा? बिल्कुल सही। चलिए तो पाटिल जी शुक्रिया आपको बहुत चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार हमारी अपील है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और कोरोना से डरना नहीं बल्कि उससे लड़ना है। लगातार हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, आपको हर एक कोरोना से संबंधित अपडेट देते रहेंगे। जरूरी खबरों के लिए देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस।